हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी से पहली क्लास रहने वाली है। और इस क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। और ये क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। और ये प्रश्न आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, या आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। अगर पृथ्वी पूछा जाए तो इसका आंसर दूसरा होगा। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तब इसका आंसर दूसरा होगा। आइए देखते हैं कि अगर हम बात करें कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा होगा, तो ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। अगर प्रश्न पृथ्वी पूछा जाए तो सही उत्तर शुक्र हो जाएगा। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और ये हम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद क्या है, वरुण है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्या करना है, हमें सही क्रम बताना है। ठीक है। और यह प्रश्न भी सीटेट में बहुत बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगला है कि बृहस्पति, ये बृहस्पति से शुरू हो रहा, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध है। ठीक है। और अगला है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और नेपच्यून। सीधे कहां पहुंच गए हम, नेपच्यून पे पहुंच गए, यानी वरुण पे पहुंच गए। और वरुण क्या है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये सही हो जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि तारा किसे कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तारा किसे कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कि सूर्य एक तारा है। ठीक है। अगला है कि जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उसे हम तारा कहते हैं। ठीक है। और सी है कि जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उसे हम तारा कहते हैं। तो साथियों, जो हमारा सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में दो प्रकार के खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में जो खगोलीय पिंड है उन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्ग ऐसा जिसमें हम कैसे खगोलीय पिंडों को रखेंगे कि जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और फिर दूसरे क्रम में हम कह सकते हैं कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और वो अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं या तारे पर निर्भर रहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें
कि जो सूर्य है, सूर्य के पास भी अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, इसलिए हम सूर्य को भी क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है तारे के बारे में कि सूर्य एक तारा है, तो बिल्कुल सही है कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, अगला है कि जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जिस ग्रहों के, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सी की, कि जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। या जो खगोलीय पिंड प्रकाश और ऊष्मा के लिए अन्य खगोलीय पिंडों पर निर्भर रहते हैं या सूर्य पर निर्भर रहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो पहला कथन और दूसरा कथन क्या है, सही है, यानी ए और बी सही और सी क्या है, गलत है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जब सौर मंडल में जितने भी ग्रह है, ये सारे के सारे प्रकाश और ऊष्मा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, सूर्य पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए जो सौर मंडल है, सौर मंडल का मुख्य किसे कहा जाता है या मुख्या किसे कहा जाता है, तो वो सूर्य को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सौर मंडल के सारे ग्रह हो या उपग्रह हो, वो प्रकाश और ऊष्मा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, सूर्य पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो सूर्य है, सूर्य सौर मंडल के कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो सूर्य है, सूर्य सौर मंडल के कहाँ स्थित है। तो सूर्य सौर मंडल के कहाँ स्थित है साथियों, केंद्र में स्थित है। लेकिन अगर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बाकी ग्रह इधर है और सूर्य किनारे पे है, लेकिन सूर्य किनारे पर नहीं है। आइए समझते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, सूर्य है, मान लो कि ये सूर्य है। ठीक है, और अब इसी क्रम में हम ग्रहों को समझेंगे। ये कौन सा है, ये क्या है, ये सूर्य है, और ये बुध है, और ये शुक्र है, और ये पृथ्वी, और ये मंगल, और ये बृहस्पति, ये शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है, ग्रह है। ठीक है, अब ये सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं साथियों, वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे वाली क्लासें करेंगे, वैसे वैसे ये जो चीजें हैं, ये हमें और डिटेल में समझ में आएगी। जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे या तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, और डिटेल में समझेंगे। अब हमने समझा कि जब सारे के सारे ग्रह क्या करेंगे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। और इन सारे के सारे ग्रहों के लिए या उपग्रहों के लिए जो प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है, वो कौन है, सूर्य है। इसलिए सौर मंडल का जो मुख्य है, वो किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 4 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है कि ध्रुव तारे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी सीटेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला जो हमें कथन दिया गया है कि उत्तर दिशा को बताता है, कि जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, अगला है कि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है कि सप्त ऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति का क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम ध्रुव तारे के बारे में और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, इस चित्र को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें, पहला जो हमें कथन दिया गया था कि ये उत्तर दिशा को बताता है। अगर हम बात करें कि जो मुख्य रूप से जो दिशाएं हैं वो कितनी हैं, 4 होती है। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। और ये नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। और ये
पश्चिम, और ये कौन सी हो जाएगी, पूरब। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा कहाँ है, उत्तर दिशा में है। तो ध्रुव तारे से हमें कौन सी दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। और अगला था कि ये हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है या स्थिर रहता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ध्रुव तारा कहाँ रहता है, उत्तर दिशा में ही स्थित रहता है। ठीक है, और इसे हम सप्तऋषि की सहायता से पहचान सकते हैं। सप्तऋषि का मतलब हो जाएगा कि 7 तारों के समूह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये सप्तऋषि मंडल है या 7 तारों का समूह है, और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं कि इसके बगल में कौन सा तारा है, ध्रुव तारा होता है। ठीक है, तो हमें जो कथन दिए गए थे वो तीनों के तीनों कथन क्या दिए गए थे, सही दिए गए थे। अब हम देखेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। कथन ए, बी और सी ये तीनों के तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 असत्य दिखा गया है। तो ए, बी, सी ये क्या होने वाला है, सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। और जो प्रश्न नंबर 5 है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी सीटेट में बहुत बहुत बार पूछा गया है। आइए समझते हैं। प्रश्न है कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह कौन कौन से होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पार्थिव ग्रहों की पहचान कीजिए, ठीक है, हमें ऑप्शन दिए जाएंगे। और कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, हमें पहचान करनी है। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि चट्टानी ग्रह कौन कौन से हैं, हमें क्या करनी होती है, पहचान करनी होती है। आइए समझते हैं कि पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं, चट्टानी ग्रह कौन से होते हैं, और आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें आंतरिक ग्रह, आंतरिक का मतलब है कि जो सूर्य के क्या है, नजदीक हैं। तो जो ये सूर्य के चारों नजदीक ग्रह है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और ये चट्टानी ग्रह भी है, क्योंकि ये चारों के चारों जो ग्रह है ये चट्टानों से मिलकर बने हैं। जैसे कि हम अपने पृथ्वी को देखते हैं, हमारी पृथ्वी भी किससे मिलकर बनी है, चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये चारों के चारों ग्रह भी किससे, चट्टानों से मिलकर बने हैं। और अगर हम बात करें पार्थिव, पार्थिव का मतलब भी क्या है कि ये ग्रह कैसे हैं, कठोर सतहों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो कौन सा, बुध, शुक्र, शनि, तो शनि भी नहीं और बृहस्पति भी नहीं है, क्योंकि ये सूर्य से क्या है, दूर है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह भी कहते हैं या ब्राह्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और अगला है कि बृहस्पति, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये जो 4 ग्रह है इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 6 भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी पूछा जाता है। या तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जोबियन ग्रहों की पहचान कीजिए, या जोबियन ग्रह कौन कौन से हैं, या प्रश्न पूछा जाता है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, या आंतरिक या चट्टानी ग्रह कौन कौन से हैं। इससे पहले वाला प्रश्न या ये प्रश्न, इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं, जोबियन ग्रह या गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में समझा कि आगे के 4 ग्रह कैसे हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद वाले जो 4 ग्रह है इन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया या शनि हो गया और अरुण, और इनके बाद क्या है, वरुण है। ये बाह्य, इन्हें हम बाह्य ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से क्या है, दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें गैसीय ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों जो ग्रह है ये गैसों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये अगर हम
बात करें सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो हमें पहला दिया गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और पहला ही जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जोबियन ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं, और बाह्य ग्रह या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आइए समझते हैं। पहला कथन दिया गया है कि पृथ्वी के पहला है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह और आकार में सबसे बड़ा, यहां पर क्या होना था साथियों, पांचवां। ठीक है, आकार में सबसे बड़ा क्या है, पांचवां ग्रह है। ठीक है, और अगला है कि इसके आकार को भूभाग या जियोड कहा जाता है। जो पृथ्वी का आकार है उसे या तो भूभाग कहा जाता है या जियोड कहा जाता है। ठीक है, और अगला है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या तो हमें इनके जो ये ऑप्शन है यहां से प्रश्न पूछा जाएगा या हमें प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, फिर से हम एक चित्र बनाएंगे कि ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में अब हम ग्रहों को समझने वाले हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा था, बुध था। ठीक है, और बुध के बाद कौन सा है, शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी। तो सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है। अब हम आकार की स्थिति में समझने वाले हैं कि आकार की स्थिति में पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है। ठीक है, और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद कौन सा है, मंगल है, और मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, और अरुण के बाद वरुण है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, और बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, और शनि के बाद अगला कौन सा किसका नंबर है, अरुण का नंबर है। तीसरे नंबर पे अरुण और चौथे नंबर पे वरुण, और पांचवां नंबर किसका आता है, पृथ्वी का आता है। आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा पांचवां ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, और सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में तीसरा नंबर किसका आता है, पृथ्वी का। तो पहला जो कथन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है, भूभाग, भूभाग या जियोड। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है और बीच से उभरी हुई होती है। ध्रुवों पर चपटी और बीच से उभरी हुई होती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है साथियों, इसे ही जियोड या भूभाग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती है, पृथ्वी पर ही पाई जाती है, या अभी तक जितने भी ग्रह है उनमें से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, या जीवन पाया जाता है, या जिस पर जीव जंतु पाए जाते हैं, या हम मनुष्य पाए जाते हैं या रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो तीनों के तीनों जब कथन सही है, ए बी सी तीनों के तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीटेट एग्जाम में बहुत से भी बहुत बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उन पेपरों में आपको ये प्रश्न जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया है कि शनि और पृथ्वी, मंगल और पृथ्वी और शुक्र, और अगला है मंगल और बृहस्पति। तो साथियों ये सूर्य है और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद ये कौन सा है, मंगल है। और मंगल के बाद हम देख पा रहे होंगे कि ये जो हमें पूरी के पूरी पट्टी दिख रही है, ये जो हमें पूरी के पूरी पट्टी दिख रही है, इसे ही क्या कहते हैं, क्षुद्र पट्टी भी कहते हैं, या इस यहीं पे क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि अगला ग्रह कौन सा है, तो अगला है बृहस्पति। तो हमें
इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मिल गया है कि जो क्षुद्र पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और जिस प्रकार से साथियों हम इस क्लास में क्या कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार से जो आने वाली क्लासें हैं उन क्लासों में भी हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो प्रश्न हैं हम उन सभी प्रश्नों को चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में तो चित्रों का या मैप का बहुत बड़ा महत्व है, या ज्योग्राफी को हम मैप के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें या हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करेंगे कि हम जितने भी टॉपिक है उन टॉपिकों को हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया गया कि बुध और शुक्र और मंगल और बृहस्पति। तो साथियों अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं, तो ऐसा ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि शुक्र को हम पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार, घनत्व या व्यास है वो पृथ्वी के समान है, इसीलिए हम शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पद या किस कक्षा पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें दिया गया है कि वृत्ताकार पद पर, आयताकार पद पर और दीर्घ वृत्ताकार पद पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सूर्य है और ये बुध है और ये शुक्र है, ये पृथ्वी है और ये मंगल है, ये बृहस्पति है, तो ये सारे के सारे जो ग्रह हैं, ये सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं, वृत्ताकार पद पर क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन से पद पर, दीर्घ वृत्ताकार पद पर क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पद। अगला जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी सीटेट में बहुत से भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर या कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुका हुआ है। तो कभी हमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, या कभी हमें प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुका हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों ही चीजों को क्या समझ लेंगे, या दोनों ही झुकाव को हम इस प्रश्न में समझ लेंगे कि अपने कक्षीय तल पर पृथ्वी कितना डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पर पृथ्वी कितना डिग्री झुकी हुई है। जैसे ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये दक्षिणी, नहीं, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो पृथ्वी क्या होती, इस प्रकार से होती, इस प्रकार से होती, या हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, या हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो ऐसी होती, और ये कर्क रेखा होती, और ये मकर रेखा होती। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव कहाँ होता, 90 डिग्री पर होता। उत्तरी ध्रुव कहाँ होता, ये जो कोण होता ये कितने का होता, 90 डिग्री का होता। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हम ये झुकाव समझने वाले हैं, अगर झुकी नहीं होती तो इस प्रकार से होती, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी
ध्रुव, ठीक है। तो अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो उत्तरी ध्रुव यहां होता, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव यहां पर ना होकर कहां पर है, यहां पर है, और ये कोण ही कितने का है, ये 23.5 डिग्री का कोण है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो जो कक्षीय तल है वो ये वाला हो जाएगा, और यहां से और यहां तक का जो ये कोण है या ये झुकाव है, ये कितना हो जाएगा, ये 66.5 डिग्री का हो जाएगा। तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 12, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि नक्षत्र मंडल कहते हैं या नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अगला है आकाश गंगा को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तो साथियों जैसे कि हमें तारों के समूह को या तारों के समूह को, सिर्फ और सिर्फ तारों के समूह को या तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की या कथन सी की कि आकाश गंगा को, तो अगर हम बात करें कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो साथियों हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, और हमारी पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है, और सौर मंडल का जो निर्माण है वो किससे होता है, आकाश गंगा से होता है, ठीक है। आइए समझते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। हमारी पृथ्वी किसका, सौर मंडल का हिस्सा है। हमारे पृथ्वी सहित 8 ग्रह और सूर्य क्या है, इनसे मिलकर क्या बनता है, सौर मंडल। और फिर ये सौर मंडल का जो निर्माण है वो किससे होता है, आकाश गंगा से होता है। और फिर इसी प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं हैं। जिस प्रकार की आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी है या हमारा सौर मंडल है, इसी प्रकार की फिर लाखों आकाश गंगाएं हैं। इसी प्रकार की कितनी, लाखों आकाश गंगाएं हैं, और लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है साथियों, ब्रह्मांड। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मांड का जो निर्माण होता है वो लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इन लाखों आकाश गंगाओं में से जिस सौर मंडल में या जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, उस आकाश गंगा का नाम बताइए। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो लाखों आकाश गंगाएं हैं, उन लाखों आकाश गंगाओं में से जिस आकाश गंगा में हमारा क्या है, सौर मंडल है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है। जैसे मान लो कि हाँ, जो लाखों आकाश गंगाएं हैं उनमें से जो हमारा सौर मंडल है वो इस आकाश गंगा में है, तो इस आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। तो इस आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और जो मंदाकिनी है इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का आकार किस प्रकार का है, तो सर्पिलाकार का है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नक्षत्र मंडल हम किसे कहते हैं, कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। थोड़ा सा चित्र में भी समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे ये एक तारों का समूह ये है, ठीक है। और फिर अलग अलग तारों के जो समूह हैं, इन समूहों द्वारा जो बनाई गई अलग अलग आकृतियां हैं, इन आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। कि विविध तारों के
विविध समूहों द्वारा बनाई गई जो आकृतियां हैं उसे ही क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं। और ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए समझते हैं। तो प्रश्न है कि बौर और सांझ का तारा किस ग्रहों को कहा जाता है या किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और अगला यहाँ इसी में से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदरता की देवी किस ग्रहों को कहा जाता है, या सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है, या सबसे चमकीला किस ग्रहों को कहा जाता है, कि जितने भी सौर मंडल में ग्रह है उन ग्रहों में से सबसे चमकीला या सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है। और अगला प्रश्न फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है यहीं से कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो साथियों ऐसा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। शुक्र से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांझ और बौर का तारा किसे कहा जाता है, या सांझ और बौर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शाम को कहां दिखता है, पश्चिम में दिखता है, और सुबह को पूरब में दिखता है, इसलिए इसे सांझ और बौर का तारा कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसे सबसे सुंदर ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे चमकीला है, ये सबसे गर्म है। ठीक है, और सबसे गर्म क्यों है, क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये ग्रह क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और अगर हम बात करें मंगल को क्या कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल से अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर दिन और रात की जो अवधि है वो सूर्य के समान है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, तो मंगल है। मंगल पर दिन और रात की अवधि कैसी है, जैसे हमारे पृथ्वी पर है, लगभग उसी प्रकार की है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे पृथ्वी का जो अपने कोण पर झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री का है। उसी प्रकार से जो मंगल है, मंगल अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है, तो 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए दिन और रात की जो अवधि है मंगल और पृथ्वी पर क्या है, एक समान है। ठीक है, और अगर हम बात करें बुध पर, बुध से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बुध सौर मंडल का क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, और ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और अगला प्रश्न एक इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो बुध है, बुध पर जो जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में से जो तापमान का अंतर है, तापांतर, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर मंडल के किस ग्रह पर तापांतर सर्वाधिक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि तापमान का जो अंतर है, तो तापमान का अंतर जो बुध है, बुध पर सर्वाधिक है। क्यों सर्वाधिक है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका अपना एक क्या है, वायुमंडल है। तो जो बुध है, बुध का क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो दिन में जो सूर्य की किरणें हैं वो सारी के सारी बुध पर आ जाती है, तो दिन बहुत गर्म होते हैं। और रात को जो जितनी भी उष्मा है वो सारी के सारी क्या हो जाती है, सौर मंडल में वापस चली जाती है। ठीक है, तो रातें क्या होती है, बर्फीली होती है। जो तापमान का जो सबसे ज्यादा फिर अंतर है वो किस ग्रह पर होता है, वो किस पर होता है, बुध पर होता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और अगर हम बात करें कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। सबसे ठंडा कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। और सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र क्या हो जाएगा, गर्म, और ठंडा कौन सा हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, तो इस प्रश्न का सांझ का तारा या बौर का तारा या सुंदरता की देवी या सबसे गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 14, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम बात करिए सूर्य है, और सूर्य के बाद बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ये सारे के सारे क्या है, ग्रह हैं। तो सबसे
छोटा कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा हमें कौन सा दिख रहा होगा? तो सबसे बड़ा हमें बृहस्पति दिख रहा होगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है और उसके बाद दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे नंबर पर अरुण है, चौथे नंबर पर नहीं, ये तीसरे नंबर पर कौन है? अरुण है, चौथे नंबर पर वरुण है और पांचवें नंबर पर कौन है? हमारी पृथ्वी है। और छठा नंबर शुक्र का आता है, सातवां नंबर मंगल का आता है और आठवां नंबर किसका आता है? बुध का आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या जान लिए? क्रम जान लिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सही उत्तर की तो बृहस्पति क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। और अगर हम बात करें बुध क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 भी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए समझते हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें जितने भी 8 के 8 क्या हैं? उपग्रह, जितने भी 8 के 8 ग्रह हैं, इन 8 के 8 ग्रहों के हमें उपग्रह भी पता होने चाहिए कि किस ग्रह के उपग्रह कितने हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें कि जो बुध है, बुध के कितने उपग्रह है? तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, मतलब 0 उपग्रह है। इसी प्रकार से शुक्र के भी क्या है? 0 उपग्रह है। अगर हम बात करें जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो मंगल है, मंगल के कितने? 2 उपग्रह है। कौन कौन से? फोबोस, फोबोस और डिमोस। अगला कौन सा है? डिमोस। ठीक है, और डिमोस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी सौर मंडल के क्या है? ग्रह है, उन ग्रहों के जो उपग्रह है, उन उपग्रहों में से ये जो डिमोस है ये सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर मंडल के किस ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है? तो जो मंगल है, मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है? डिमोस है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें अब किसकी? बृहस्पति की। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह है? तो बृहस्पति के 79 है, यानी 79 है। और इसी प्रकार से शनि के कितने? 82 है। और इसी प्रकार से अगर हम अरुण की बात करें, ठीक है, अरुण के कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें वरुण की तो वरुण के कितने हैं? 14 है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें जिस प्रकार से हमने बात करी किसकी? डिमोस की, कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति का कौन सा? गैनीमिड। गैनीमिड। ठीक है, गैनीमिड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमें ध्यान रखना है, तो हमें सबसे पहले क्या अंतर ध्यान रखना है? ग्रहों और उपग्रहों का। तो ये ग्रह है, 8 ग्रह है और इन 8 ग्रहों के हमने उपग्रह जाने हैं कि बुध के 0 है, शुक्र के भी 0 है, पृथ्वी का एकमात्र कौन? चंद्रमा है, मंगल के 2 फोबोस और डिमोस है। और डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति के कितने? 79 उपग्रह है। उन 79 में से जो गैनीमेड है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार से शनि, और शनि के 82 और शनि के क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। अरुण के 27 और वरुण के 14। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो हमने अभी अभी जाना कि शनि के कितने हैं? 82 है। और पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है। और बृहस्पति के कितने? 79 है। और बुध के कितने हैं? 0 हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर शनि रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 16, ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों अंतिम प्रश्न को समझने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और साथ में आपको इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक जरूर शेयर करना है जिनका भी इस बार सीटेट का पेपर हो।
ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो साथियों प्रश्न है कि कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो साथियों हमें पता है कि सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और कौन से पद पर या कौन सी कक्षा में, तो दीर्घ वृत्ताकार पद पर या मार्ग में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे ग्रह कौन से हैं, हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि बुध और शुक्र, अगला है कि शुक्र और पृथ्वी, और अगला है पृथ्वी और बृहस्पति, और अगला है शुक्र और अरुण। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण हो जाएगा। लेकिन अरुण से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है। ये एक तो जो सूर्य की परिक्रमा है वो क्या करता है, पूरब से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्यों लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है इसका जो अक्षीय झुकाव है साथियों वो क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। जैसे हमने समझा कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब दोस्तों अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो इस प्रकार से होती, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव यहां ना होकर यहां है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पृथ्वी क्या है, इस प्रकार से अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अरुण की, तो अरुण 23 डिग्री ना हो झुका होकर बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। और एक प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह है जो पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो कौन से हो जाएंगे, शुक्र और अरुण हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।